एक विशेष समुदाय के लोग आके एक ही क्षेत्र में आके बैठ जाते हैं, तो वहाँ हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति भी वहाँ से बिखर जाती है। वहाँ से हमारे कल्चर बदल जाते हैं। पहला है किसी समुदाय विशेष की जनसंख्या वृद्धि दर बाकी देश की जो जनसंख्या वृद्धि दर है उससे ज़्यादा तेज होना। दूसरा, ऑर्गेनाइज्ड वे में धर्म परिवर्तन करवाना, रिलीजियस कन्वर्जन। और तीसरा है अवैध घुसपैठ। अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इलीगल इमिग्रेंट्स को सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवाना। लंदन में भी ग्रूमिंग गैंग्स चलते हैं जहाँ की ये सब प्रचलन में आया। एक नार्को जिहाद है। नार्को जिहाद भी देखेंगे तो उसकी चर्चा भारत में नहीं हुई। अब यदि हमने शेड्यूल कास्ट को आइडेंटिफाई नहीं किया कि वो कन्वर्ट हुआ है, तो फिर उसके सुविधाओं को हम कैसे रोकेंगे? अब जब भारतीय जनता पार्टी की या योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो वहाँ पे जो एक्चुअल में अल्पसंख्यक था वो बाहर निकला। भारत में आएंगे, कब्जा करेंगे, जमीनों का जो भी सरकारी खाली जमीन होगी उस पर कब्जा करेंगे। हमारे कुछ राजनीतिज्ञ उनके फटाफट आधार कार्ड बनाएंगे, वोटिंग कार्ड बनाएंगे, और उसके बाद हम देखते हैं कि वहीं से फिर टेरर के मॉड्यूल्स तैयार होने लग जाएंगे, कट्टरतावाद बढ़ेगा, कन्वर्जन शुरू होगा। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसा टेररिस्ट आउटफिट ये सारी योजनाओं के पीछे काम कर रहा था। इसका मतलब कि ये ऑर्गेनाइज था और धर्म परिवर्तन नहीं करना ये स्ट्रैटेजी का पार्ट था। जो अपना चिकन नेक है, जो जोड़ता है शेष भारत और पूर्वोत्तर को, उस चिकन नेक के पास आसपास ओआरपी की संख्या बहुत तेजी से लगभग 550% की वृद्धि वहाँ पर देखी गई। जो मूलभूत और आवश्यक बातें हैं उनको पटल पर रख सकें और एक सार्थक चर्चा कर सकें, क्योंकि ये जो विषय चुना गया है डेमोग्राफी और नेशनल सिक्योरिटी, ये आपस में किस तरह से जुड़े हैं और आज के समय में इस पे चर्चा करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये किसी भी देश के सिर्फ मानचित्र को ही नहीं, आने वाले भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो इन दिनों डेमोग्राफी चेंज को लेकर बहुत चर्चा होती है। खासतौर से अगर सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या हमारी पंजाब की बॉर्डर हो, उत्तरांचल का क्षेत्र हो या हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ना उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना असंतुलित रूप से, अप्रत्याशित रूप से किसी एक समुदाय के पक्ष में बढ़ना वो चिंता का विषय है। कितनी चिंता है और राष्ट्र के लिए, सुरक्षा के लिए ये कितना गंभीर मामला है, इसी पर आज ये चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये समस्या क्या है और इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। इस पैनल पे उपस्थित सभी गेस्ट का मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हुए, और सबसे पहले मैं अशोक सैनी जी, हमारे मुख्य वक्ता, उनसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी, डेमोग्राफी पे सर हम जब बात करते हैं तो आज की डेट में लोगों को लगता है कि जनसंख्या बढ़ती है उसी को डेमोग्राफी चेंज बोलते हैं, लेकिन सिर्फ जनसंख्या का बढ़ना डेमोग्राफी चेंज नहीं होता। एक किसी भी देश की भविष्य की तस्वीर वो कैसे बदल सकते हैं, ये डेमोग्राफी चेंज से कैसे स्पष्ट होता है? निस्संदेह बहन जी, जैसा कि आपने कहा कि किसी भी देश की जनसंख्या बढ़ना ही डेमोग्राफिक चेंज नहीं है, और आज की हालात में जैसे कि आपने भी दर्शाया कि कैसे पूर्वी राज्यों में, जहां असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे हमारे जो प्रदेश हैं वो प्रभावित हैं, जहां जनसंख्या ही नहीं, वहाँ पे जो डेमोग्राफिक चेंज, जो दूसरे देशों से एक विशेष समुदाय के लोग आके एक ही क्षेत्र में आके बैठ जाते हैं, तो वहाँ हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति भी वहाँ से बिखर जाती है। वहाँ से हमारे कल्चर बदल जाते हैं। जो भारत सोने की चिड़िया है, जहाँ हिंदू संस्कृति, जो सनातन संस्कृति की जो हमारी धरोहर है, उसके चिथड़े उखाड़ कर वो लोग बदल देते हैं। डेमोग्राफिक चेंज की वजह से वहाँ हमारा धर्म परिवर्तन वो लोग करवाते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि अभी असम सरकार ने जो डेमोग्राफिक चेंज असम के क्षेत्र में हुई, उसको बदलने के लिए, उसको ठीक करने के लिए वहाँ की सरकार ने असम के क्षेत्र में बाहर से आए लोगों के लिए प्रॉपर्टी खरीदना बैन किया। वही एक प्रयास था
इसी क्षेत्र में प्रयास था, ताकि एक पार्टिकुलर जगह पे, एक पार्टिकुलर जिले के अंदर कुछ एक ही समुदाय के लोग ना रह के पूरे असम में ही नहीं, पूरे प्रदेश में सभी धर्मों का समन्वय हो और संतुलन बने, जातियों का संतुलन बने, धर्म का संतुलन बने, और हमारी जो संस्कृति, हमारा जो सनातन, जो हिंदू संस्कृति हमारी देश की पहचान है, वो जिंदा रह सके। जी, कुलदीप जी, जब हम जनसंख्या परिवर्तन की बात करते हैं या जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, भारत की अगर हम बात करें 1951 में जनगणना जो हुई थी, और आज अगर हम बात करें 2011 में, जिस तरह का परिवर्तन भारत के विशेष तौर से कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है, वो गंभीरता कितनी दिखाता है और आने वाले समय के लिए किस तरह की सतर्कता बरतने का संकेत देता है? तृप्ति जी, जनसांख्यिकी जो परिवर्तन आते हैं उसके 3 बड़े कारण हैं। पहला है किसी समुदाय विशेष की जनसंख्या वृद्धि दर बाकी देश की जो जनसंख्या वृद्धि दर है उससे ज़्यादा तेज होना। दूसरा, ऑर्गेनाइज्ड वे में धर्म परिवर्तन करवाना, रिलीजियस कन्वर्जन। और तीसरा है अवैध घुसपैठ, जो हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में घुसपैठ हुई है और अब म्यांमार से रोहिंग्या की भी घुसपैठ बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो इन तीनों कारणों से, जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ने से और कन्वर्जन से, और ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, इनके कारण जनसंख्या का जो संतुलन रहना चाहिए कि जिस गति से राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर होती है, हिंदू समाज की वृद्धि दर होती है, जो भारतीय धर्मों की वृद्धि दर होती है, जैन, बौद्ध, सिख वगैरह की, उससे कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ी से मुस्लिम समुदाय की वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर हुई। अब इसके कारण बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक दलों के लिए यह एक फ़ायदे का सौदा होता है कि उन्हें लगता है कि एक विशेष समुदाय है, वो उनका वोट बैंक है, तो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इलीगल इमिग्रेंट्स को सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवाना, उनको एज ए वोटर रजिस्टर करवाना, उनके लिए सोशल वेलफेयर स्कीम्स में उनको रजिस्टर करवाना, उनको सारी सुविधाएं दिलवाना। तो उससे पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट आता है वो सीधा सीधा ये आता है कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो इस दिशा में सहयोग कर रही है, जनसांख्यिकीय परिवर्तन जो हो रहा है उसको बढ़ाने का काम कर रही है, उसको उसका बेनिफिट मिलता है। और जो राष्ट्रीय हित में काम करने वाले हैं, सभी वर्गों के लिए चिंता करने वाले हैं, ऐसी पार्टियों के लिए एक हम कह सकते हैं कि एडवर्स सिचुएशन बनती है, नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट होता है। तो एक तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट आया। दूसरा इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है कि जब ऑलरेडी हम जानते हैं हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, रोज़गार कम है, तो ऐसी स्थिति में जब घुसपैठियाँ हैं और वो भी कम आय में, जिसे हम कह सकते हैं कि एक जो छोटे लेवल पे श्रमिक वर्ग की प्राइस निगोशिएशन करने की जो पावर होती है कि साहब मैं 400 रुपये मजदूरी लूँगा, तो तुरंत अगर कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या होगा वो बोलेगा साहब मैं तो 300 में भी काम कर लूँगा। तो आपके जो श्रमिक है, आपके देश का जो श्रमिक है, उसकी कमाई करने के जो अपॉर्चुनिटी है, अवसर हैं, वो भी कम हो जाते हैं क्योंकि बाहर वाला घुसपैठिया आके उसमें काम करता है। तो ये इकोनॉमिक आ गया। तीसरा सांस्कृतिक, कि वहाँ जब एक किसी वर्ग विशेष की जनसंख्या बढ़ने लगती है तो वहाँ की संस्कृति बदलने लगती है, वहाँ का खान पान बदलता है, पहनावा बदलता है, वहाँ का धार्मिक उत्सव बदलने लगते हैं। और चौथा जो परिवर्तन आता है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का, जो आज का हमारा विषय है, कि ऐसे वर्ग का जनसंख्या तेजी से बढ़ना जो सामान्य शिक्षा के बजाय मदरसों में ज़्यादा जाएंगे और राष्ट्र हित से पहले मजहब का हित देखेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में, और ख़ास तौर से जब घुसपैठियाँ आए में हों, तो वहाँ जासूसी की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, वहाँ नशे की तस्करी होगी, गायों की तस्करी ज़्यादा होगी, और सबसे बड़ा है कि वहाँ फिर कट्टरतावाद बढ़ेगा और वो फिर आतंकवाद का स्वरूप भी लेगा। तो ये सारी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं और मुकाबला करने के लिए तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हम सीमाओं को सुरक्षित करें ज़्यादा से ज़्यादा, एक समग्र जनसंख्या की नीति बनाएं जो सभी वर्गों के ऊपर समान रूप से लागू हो,
तभी हम जनसंख्या को कंट्रोल कर पाएंगे। और जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए हैं उनकी पहचान की जाए, और एनआरसी का जो सिस्टम था असम में शुरू हुआ पूरे देश में हो, और जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स आए उन सबको वापस भेजा जाए। यही एक उपाय के रूप में अभी देख रहे हैं। विनय जी, जब डेमोग्राफिक चेंज की बात होती है तो हम सीमांचल राज्यों की बात करते हैं विशेष तौर से, चाहे भारत की किसी भी सीमा पे आप उत्तर से लेके और यहाँ नॉर्थ ईस्ट तक भी चले जाइए, चिंता का विषय हमेशा से रहा है। सीमा क्षेत्रों में तेजी से डेमोग्राफी में चेंज आना यह पश्चिम बंगाल में भी देख रहे हैं, त्रिपुरा में हम इसका असर देख चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट के कई ऐसे क्षेत्र हैं। इसके अलावा इस समय उत्तराखंड जैसे क्षेत्र जहां देवभूमि जो बोली जाती है, वहां पर डेमोग्राफी का चेंज होना भारत की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ भविष्य के भारत के लिए ये कितना खतरनाक माना जा सकता है और क्यों? पाकिस्तान में आईएसआई के तरफ से अलग अलग समय में अलग अलग अभियान चलाए गए, जिसको कॉन्स्पिरेसी थियरी। एक समय ऑपरेशन टोपैक चला, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से हमला किया गया बॉर्डर्स पे। ऑपरेशन फिर जिब्राल्टार चला, उसमें ऑपरेशन जिब्राल्टार में प्रत्यक्ष रूप से हमला हुआ था। ऑपरेशन टोपैक में 2K थियरी थी कि कश्मीर और खालिस्तान, आवाज आ रही है ना, कश्मीर और खालिस्तान, कश्मीर और खालिस्तान 2K। उसमें परोक्ष वॉर का एक नया फॉर्मेट था कि भारत में बाहर से हमला नहीं करके अंदर से उसको डिस्टर्ब किया जाए। तो कश्मीर भी डिस्टर्ब हुआ और पंजाब भी डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद एक और थियरी थी जो इस 2K को 3K बनाता है। ऑपरेशन पिनकोड नाम था उसका। यह ऑपरेशन पिनकोड आईएसआई का प्लान था, लेकिन ये एग्जीक्यूट किया गया भाया बांग्लादेश। तो थर्ड जो के था उसका नाम था किशनगंज। तो पहला के था कश्मीर, दूसरा के खालिस्तान और तीसरा किशनगंज। तो किशनगंज बिहार का एक जिला है, मुस्लिम बाहुल्य है, बॉर्डर का जिला है। तो किशनगंज एक जिले को टारगेट नहीं करना था। ऑपरेशन पिनकोड में उस के का मतलब था पूरा ईस्टर्न कॉरिडोर। किशनगंज उसका एक प्रतीक था। तो ईस्टर्न कॉरिडोर लगभग ऐसे 2200-2400 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा बांग्लादेश से लगता है। और ये एक स्लो प्रोसेस था कि धीरे धीरे वहाँ की डेमोग्राफी बदलना, मतलब जनसंख्या बदलना। और उसमें वो सफल भी हुए। लंबे समय से 30 साल 40 सालों में आपने देखा कि धीरे धीरे बॉर्डर एरियाज के डेमोग्राफी बदली। और उसका असर अब आपको अपने आसपास, मतलब हरियाणा में आप किसी जिले में रह रहे हैं, किसी शहर में रह रहे हैं, दिल्ली में तो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि जो मेड्स का काम है, इस तरह के काम 100% बांग्लादेशी वो कर रहे हैं। आप नाम पूछेंगे तो कोई क्रिश्चियन नाम बताएगा, कोई हिंदू नाम बताएगा, लेकिन असलियत में वो अपना पहचान छुपाने का प्रयास करते हैं। उसका इम्पैक्ट आप अपने आसपास शहरों में भी देख सकते हैं। और ये इतनी बड़ी संख्या में ये सब हुआ कि असम में, बंगाल में ये पूरा नक्शा बदल गया। कई ईस्टर्न जो नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश हैं, बिहार और झारखंड के कई जिले हैं, जिसका नक्शा पूरी तरीके से बदल गया। डबल और ट्रिपल वहाँ एक समुदाय का पॉपुलेशन बढ़ा। दूसरा, इसके पहला कारण तो ये था कि पॉलिटिकल अपीजमेंट था। भारत में एक पॉलिटिकल वर्ग को ये सूट करता था कि अगर ये आते हैं तो हमारा वोटर बेस बनता है। तो असम में वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने, मतलब पहले इसको फैसिलिटेट किया कि अगर ये बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं तो हमारा वोट बैंक बनेगा और हमारी सरकार लंबी चलेगी। बंगाल में भी यही हुआ। लेकिन बंगाल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि ममता बनर्जी जो अभी सरकार में है, उनका मुख्य मुद्दा था बांग्लादेश घुसपैठियों के खिलाफ वो बोलती थी। पार्लियामेंट में, प्रदर्शन में उसको लेकर के कई बार उनके साथ हमले की घटना घटे। लेकिन सरकार बदल गई। सरकार बदल गई तो ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए पहले सीपीएम के वोटर होते थे, कांग्रेस को पहले सूट करते थे, फिर सीपीएम के वोटर हुए, फिर बाद में ममता बनर्जी को सूट करने लगे। तो वह विषय छूटा ही नहीं। ममता बनर्जी अब प्रो घुसपैठिया बात करती हैं। उनके बारे में अगर कोई बात होती है तो प्रो घुसपैठिया बात करती है। दूसरी बात, दुनिया भर में 2.1 का रेशियो है कि पर कपल चाइल्ड का, कि 2.1 अगर बच्चे हो रहे हैं हर कपल को एवरेज, तो उस जनसंख्या समान रहती है कि वो जनसंख्या पीढ़ी दर पीढ़ी उतनी ही रहेगी। तो उससे कम अगर होता है तो अलग अलग देश इंसेंटिव देते हैं। बच्चा पैदा करने पे आपको पैसा मिलेगा, आपको प्रोत्साहन मिलेगा। और जहां ये ज़्यादा होता है, 2.1 से बहुत ज़्यादा हो गया, तो वहाँ
सरकार बच्चा कम पैदा करने के लिए इंसेंटिव देती है। तो जहां कम बच्चा पैदा, ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए इंसेंटिव होता है, वैसे देश जापान है, रशिया है, कई ऐसे ठंडी वाले प्रदेश हैं। और चाइना ने पॉलिसी बदली समय समय पे। वही हाल भारत की भी है कि पहले जनसंख्या का बढ़ना हमारे लिए समस्या थी, लेकिन अब एक वर्ग जो है, जो मेजॉरिटी जिसको कहते हैं, उसमें 2.1 से उसका कम है, 2.2 या 2.3 के आसपास एवरेज हमारा है। लेकिन हिंदुओं का अगर उसमें देखेंगे तो उनका लगभग 1.9 या 2%, मतलब कि काफ़ी कम आएगा, क्योंकि जो अल्पसंख्यक मतलब कि मुस्लिम समाज है उसका लगभग 3% के आसपास उसका पॉपुलेशन ग्रोथ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज़ादी के समय में आप पाकिस्तान वाले क्षेत्र का और भारत वाले क्षेत्र का, हिंदू और मुसलमान दोनों का प्रजनन दर देखेंगे तो लगभग हिंदू भी 6 बच्चे पैदा कर रहे थे एवरेज, और मुसलमान भी 8 बच्चे पैदा कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों में कमी आई है, मतलब ये कहाँ 8 बच्चे पर कपल पैदा कर रहे थे और मुस्लिम समाज में भी 3% का आया है। लेकिन जो ओवरऑल ग्रोथ है या जो मेजॉरिटी तबका है हिंदू समाज, उसकी अपेक्षा वो वृद्धि दर ज़्यादा है। दूसरी बात कि जिहाद की बात होती है, कई प्रकार के जिहाद का जिक्र करते हैं हम लोग। तो मैं आपको एक बात बड़ा स्पष्ट बताता हूं कि ये जो कंसेप्ट ऑफ जिहाद है, या जो ये जिहाद शब्द का ईजाद है, ये कोई हमने नहीं किया है। यहाँ पे जिहाद शब्द अलग अलग दुनिया में, अलग अलग कोनों में इस जिहाद से लोग पीड़ित हैं। जैसे लैंड जिहाद का जिक्र पहली बार आप देखेंगे तो केरला सरकार, जो सीपीएम की सरकार है, उसने एक स्टडी किया कि 2003 से 2008 के बीच में 5 सालों में किस समाज के द्वारा कितनी जमीनें खरीदी गई। तो वहाँ ये सरकारी आंकड़े में पाया गया कि 80% जमीनें मुस्लिम समाज या उसके प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा खरीदी गई, और वहाँ से सीपीएम की सरकार के कारण ये लैंड जिहाद सब निकला। उसी तरीके से एक डेमोग्राफिक जिहाद है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। लव जिहाद हम सब लोग जानते हैं, लेकिन लव जिहाद का भी जो शब्द का जो ये मतलब जो चर्चा में है, ये भारत के कारण नहीं है, दुनिया भर में ऐसी घटनाएं होती हैं। लंदन में भी ग्रूमिंग गैंग्स चलते हैं जहाँ की ये सब प्रचलन में आया। एक नार्को जिहाद है। नार्को जिहाद भी देखेंगे तो उसकी चर्चा भारत में नहीं हुई। ये एक ईस्टर्न फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ है, उसने अफगानिस्तान में 1997 में एक रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित किया। उसमें नार्को जिहाद का एक कंसेप्ट है। कुल मिला जुला करके जनसंख्या का बढ़ना घटना ये एक नॉर्मल सी बात है, यहाँ भी नॉर्मल माना जा सकता था। लेकिन अगर इसके पीछे कोई कंस्पिरेसी थियरी है कि जानबूझ करके डेमोग्राफी को बदलना और डेमोग्राफी को बदलने का अपना एक हेतु है, और अब उसके असर दिख भी रहे हैं, तो अगर उसके पीछे कोई साजिश है, कोई योजना है, तब ये चिंता का विषय है। और भारत में हमको लगता है कि जिस तरीके से डेमोग्राफी बदली है वो सामान्य नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी थियरी का पार्ट है। और पाकिस्तान का जैसे मैंने जिक्र किया कि ऑपरेशन पिन कोड वह टारगेट करके किया गया था कि इस तरीके से, तो हमको लग रहा है कि वो सफल रहा है उनका एक हद तक, और हमको कुछ ना कुछ उसमें उपाय अब सोचने विचारने पड़ेंगे उसको लेकर के। जी, अभी जिस तरह से हमने चर्चा की, ये तो स्पष्ट तौर से समझ में आता है कि घुसपैठियों की वजह से किस तरह से डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं। लेकिन एक और समस्या है जो बेहद गंभीर है, वो है कन्वर्जन। और इसके अलावा अगर हम डेमोग्राफी की बात करें तो इसको बदलने के लिए जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण है ORTs, अदर रिलीजन एंड परसुएशन, जो एक बड़े टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये तो हम जानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई और जातियां होती हैं। उनको किस तरह से सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है और कैसे जनसंख्या बदलने के लिए, डेमोग्राफी बदलने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, ये मैं सतीश जी से जानना चाहूंगी, क्योंकि इस विषय पे उन्होंने बहुत काम किया है। जी नमस्कार। एक मैं बात ऑब्जर्व कर रहा अभी यहाँ बैठे हुए सबको देखते हुए, पहले वहाँ से शुरू करें। विषय ऐसा है कि थोड़ा चिंता वाला विषय है, तो उसका तनाव सबके चेहरे पर दिख रहा है। और एक दूसरा कारण भी मुझे दिख रहा है तनाव का, वो है कि लंच छोड़कर बैठे हैं तो तनाव होना स्वाभाविक भी है। तो इसलिए थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए, इसलिए मैं एक छोटी सी घटना अभी पहले सुनी जी से साझा कर रहा था, वो आपसे बांटता हूँ। एक कार्यक्रम में मुझे मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया था। गड़बड़ ये हुई कि उस कार्यक्रम में समय और तिथि की थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, सूचना उस ढंग से नहीं हुई, तो संख्या उन्होंने सोची थी 1500 और संख्या उंगलियों में गिनने लायक थी। तो आयोजक बड़े तनाव में थे, तो मैंने कहा कि
इसमें चिंता की क्या बात है, संख्या बहुत अच्छी है। पूरे सभागार की पहली पंक्ति खचाखच भरी हुई है। तो पहली पंक्ति वहाँ खचाखच भरी हुई थी, बाकी सब खाली था। तो मैं यहाँ के लिए भी कोई सकारात्मक शब्द ढूंढ रहा हूँ, अंतिम तक मैं बता सकूंगा कि क्या यहाँ की स्थिति है। सतीश जी, मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि ऐसा जरूर है, लग रहा होगा कि पंक्ति, लेकिन 5 जने पे ये लाइव जा रहा है और जिसे लाखों लोग देखते हैं जी। तो और जमाना बदल गया है, भले यहाँ पर भौतिक रूप से लोग ना हो लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सब देख रहे होते हैं। जी, बहुत आभार। तो अभी डेमोग्राफी की चर्चा हो रही, तो डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, बात सही है कि यदि डेमोग्राफी जिस देश की बदलती है तो उस देश का भविष्य भी उलटता है। डेमोग्राफी या जनसंख्या उस देश की वो तय करती है कि उस देश का भविष्य क्या होगा। तो यदि डेमोग्राफी में कोई चेंज हो रहा है, उसमें कुछ बदलाव हो रहा है, तो जो वहाँ का बुद्धिजीवी समाज है उसको निश्चित रूप से सजग होना चाहिए और चिंतनशील होना चाहिए उस विषय पर। तो इस कार्यक्रम में इस विषय को रखने के लिए इस आयोजकों को साधुवाद देना चाहिए कि इतना महत्वपूर्ण विषय उन्होंने रखा है। तो जैसी बात आई ही, कुलदीप जी ने बताया कि 3 मुख्य कारण हैं। उन्होंने बताया घुसपैठ, जिसकी चर्चा बहुत अच्छे से हुई, होना भी चाहिए। दूसरा कारण कन्वर्जन, और तीसरा कारण जो हम कहते हैं उसको कि टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR, प्रजनन दर, जिसके बारे में भी उल्लेख आया। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं और इसकी पर्याप्त चर्चा होती है, होनी भी चाहिए। मगर कुछ एक विषय में कुछ नया आपके सामने रखने वाला हूँ। नया नहीं है विषय पुराना है, मगर शायद यहाँ उसकी चर्चा कम हुई होगी तो जानकारी नहीं होगी। तो मैं इसलिए आग्रह करूँगा इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा ये विषय, क्योंकि इस क्षेत्र, इस प्रदेश का वो विषय नहीं है, इसलिए हो सकता है उसके बारे में जानकारी थोड़ी कम होगी। और वो बड़ा कारण है, जैसे उन्होंने बताया है। इसको थोड़ा इस ढंग से समझिए, उसको शुरू करने से पहले उस विषय को। आपके घर में कोई बाहरी व्यक्ति आ जाता है, वो निश्चित रूप से एक चुनौती है। लेकिन कल्पना करिए कि आपके घर के लोगों को आपके विरुद्ध कोई खड़ा कर दे, वो तो और बड़ी चुनौती हो गई। तो ये जो ORP वाला विषय है, अदर रिलीजन एंड परसुएशन, वो काइंड ऑफ इसी तरह का विषय है। तो ये है क्या, उससे समझने के लिए थोड़ा मैं पीछे जाता हूँ। अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों को स्पष्ट था कि भारतीय समाज बहुत मजबूत है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, गुंथा हुआ है, उनको बांटना है, बांटे बिना अपना शासन वो लंबे समय तक नहीं चला सकते। डिवाइड एंड रूल उन्होंने लगाया सिस्टम। तो उन्होंने फिर क्या किया उसके लिए, तो अलग अलग उन्होंने पहचाने गढ़ी, खुद ही अलग अलग वर्ग समाज में खड़े कर दिए और उनको परिभाषाएं दे दी और उन्होंने कहा कि ये अलग हैं। जैसे उन्होंने सबसे पहले एक योजना की, धार्मिक जनगणना, रिलीजियस सेंसस। ये षड्यंत्र कैसे था और अंग्रेजों को एग्जैक्टली पता था कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। 1801 में इंग्लैंड में पहली जनगणना करते हैं अंग्रेज अपने देश में, और उसमें कहीं भी रिलीजियस सेंसस का कहीं उल्लेख, कोई उसका कोई मतलब वो रखते नहीं। 1901 में, 1801 में। और रिलीजियस सेंसस अंग्रेज अपनी जनगणना में कब शामिल करते हैं, आप सुनेंगे तो हंसेंगे, 2001 में, 200 साल बाद, वो भी बहुत दबाव के बाद। लेकिन भारत में वो शुरुआत से ही रिलीजियस सेंसस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, लाते हैं। पहली बार वो लाते हैं कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बाकी आदि आदि तो करना ही है उनको, वो तो आवश्यक था उनके लिए। तो उन्होंने रिलीजियस सेंसस का जब कॉन्सेप्ट लाया अंग्रेजों ने, तो उनको सबसे ज़्यादा जो समस्या हुई वो जानना चाहिए हमको, वो था हिंदू को डिफाइन करने में। उनको बड़ी मुश्किल हुई कि हिंदू क्या कहें। अब उनकी जो परिभाषा है रिलीजन की, उन्होंने क्या परिभाषा दी अपनी, उनको धर्म पता नहीं है, उनको रिलीजन पता है। धर्म शब्द की गरिमा तो गुरुता वो समझ ही नहीं सकते। तो उन्होंने रिलीजन को परिभाषित किया है, तो 1 गॉड, 1 बुक और 1 पैगंबर है, वो रिलीजन है। अब यहाँ आए, वो यहाँ देखा हिंदू में तो कोई विष्णु की पूजा कर रहा है, वो भी हिंदू है, कोई शिव को पूजा कर रहा है, वो भी हिंदू है, कोई पेड़ पौधों को पूज रहा है, वो भी हिंदू है, और कमाल की बात उनको समझ में नहीं आई, कोई किसी की भी पूजा नहीं कर रहा है, वो भी हिंदू है। तो उनके लिए बड़ा चुनौती भरा हो गया। तो उन्होंने परिभाषा गढ़ने के लिए हिंदू क्या है की जगह उन्होंने परिभाषा दी हिंदू क्या नहीं है। तो उन्होंने जो परिभाषा दी थी कि जो पहली परिभाषा कि जो मुसलमान और जो ईसाई नहीं है वो हिंदू है, परिभाषा ठीक थी।
और 1871 में पहली जनगणना वो भारत में इस परिभाषा के आधार पर करते हैं। बाद में उनको समझ में आता है कि मामला गड़बड़ हो गया, तब उन्होंने इस परिभाषा को डिस्कार्ड किया और 1871 की जगह उन्होंने 1881 की अपनी जनगणना को पहली जनगणना कहा। अब उन्होंने उसमें बांट दिया अलग अलग, बौद्ध जैन अलग किए। पहली बार उन्होंने सिख को अलग धर्म कोड दिया। जब अलग उनको कहा तो सिखों के बीच में ये बड़ा हंसी का विषय हो गया कि हम हिंदू नहीं हैं क्या, इसमें क्यों सिख अलग क्यों। केवल 6% सिखों ने उस समय सिख कॉलम पर टिक किया। आज स्थिति कैसी पलट गई, खैर उस पर चर्चा नहीं है, दूसरी चर्चा है। उन्होंने जैसे अपनी वर्गों की अलग अलग परिभाषाएं गढ़ी और थोपी, धीरे धीरे भारतीय समाज ने उसको वही सही मान लिया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो जनजाति आदिवासी समाज है ये हिंदू नहीं है। उन्होंने उसको पहले कहा एबोरिजिनल्स, फिर दूसरी उन्होंने दी उनको, उसका नाम उन्होंने ट्राइब्स रखा। तो इस तरह उनको अलग अलग उनको नाम दे दिए और जैसे उन्होंने बांटने की शुरुआत कर दी। क्यों नहीं है, जबकि वो प्रकृति पूजक है, हिंदू समाज प्रकृति पूजक है, लेकिन उनको अलग मानना था, अलग बताना था, उन्होंने कर दिया। अब 1947 आता है, भारत आज़ाद होता है। अब सबसे बड़ी उस समय की जो सत्ता संभाल रहे थे उनके सामने प्रश्न आता है कि ये रिलीजियस सेंसस को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। तो अब एक प्रश्न उठता है वहाँ कि रिलीजियस सेंसस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए उन्होंने नियम रखा है कि वो यदि कन्वर्ट होता है दूसरे रिलीजन में तो उसको जो शेड्यूल कास्ट की बेनिफिट मिल रहे हैं वो नहीं मिलना है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी उसके बाद डिसीजन दिया। तो डिसीजन तो उसी के आधार पर दिया, उसी के नियम पर, कोई नई बात नहीं थी वो। तो अब यदि हमने शेड्यूल कास्ट को आइडेंटिफाई नहीं किया कि वो कन्वर्ट हुआ है तो फिर उसके सुविधाओं को हम कैसे रोकेंगे। इसका खैर दूसरे समाधान निकाले जा सकते थे, मगर उस समय के लोगों को लगा कि रिलीजियस सेंसस कंटिन्यू होना चाहिए, तो रिलीजियस सेंसस रखा गया। उसमें 8 कॉलम रखे गए, जैसा अभी कह भी रही थी दीदी। तो क्या थे, पहला धर्म कोड 1 दिया गया हिंदू, दूसरा कोड मुस्लिम, तीसरा कोड ईसाई, चौथा कोड सिख, पांचवा कोड जैन ने बौद्ध दिया गया पांचवा, और छठवां कोड दिया गया जैन। बांट दिया 6 भागों में। अब 7वां कोड क्या है, वो है ORPS, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, अदर रिलीजन एंड परसुएशन। वो क्या है, वो उनके लिए है जो धार्मिक हैं मगर वो कहते हैं कि हम मुख्य 6 धर्मों में नहीं आते। उदाहरण के लिए हम देखें तो पारसी, वो मुख्य 6 में नहीं आते लेकिन वो धार्मिक वर्ग है। यहूदी, वो किस में आएंगे। तो सबको अलग अलग धर्म कोड देना संभव नहीं है व्यवहारिक रूप से, इसीलिए इन सबको एक धर्म कोड दिया कि आप अदर रिलीजन एंड परसुएशन में टिक कर सकते हैं, क्योंकि आप धार्मिक हैं मगर उन मुख्य 6 रिलीजन्स में नहीं आते। फिर 8वां कॉलम बनाया गया RNS, रिलीजन नॉट स्टेटेड, यानी नास्तिक, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता। तो ये ORPS में अभी हो क्या रहा है, एक भ्रम खड़ा किया गया विशेष रूप से आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों में कि आप हिंदू नहीं हैं। अंग्रेजों ने आपको अलग धर्म कोड दिया था मगर भारत की सरकार आपको हिंदू बनाने में तुली हुई है, तो इसलिए आपको अलग धर्म कोड मांगना है। तो वो सरना जनजातीय है, वो सरना धर्म कोड मांग रही है झारखंड में। छत्तीसगढ़ में गोंड अलग धर्म कोड मांग रहा है, कहीं पर सारी धर्म अलग। इस तरह से अलग अलग धर्म कोड के मांग करने के लिए उनको भड़काया गया और कहा गया कि जब तक आप अलग धर्म कोड आपको नहीं मिल जाता तब तक आप विरोध प्रकट करने के लिए हिंदू में नहीं टिक करके आप ORP में टिक करिए, अदर रिलीजन एंड परसुएशन। तो जब भी जनगणना आती है तो इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं। इसका विषय मैं इसलिए भी लेकर आया ताकि, क्योंकि अभी जनगणना शुरू होने वाली है, अभी सारे जनजातीय क्षेत्रों में 9 प्रांतों में ये अदर रिलीजन एंड परसुएशन के लिए अभियान शुरू हो चुके हैं कि आप हिंदू में टिक नहीं करना है, अदर रिलीजन एंड परसुएशन में टिक करना है। तो अभी 80 लाख लोगों ने 2011 की जनगणना में अदर रिलीजन एंड परसुएशन में टिक किया, हम हिंदू नहीं हैं। अब अदर रिलीजन एंड परसुएशन बनाया किसके लिए गया था, तो पारसीज के लिए, यहूदी के लिए, ऐसे इनके लिए।
इनकी संख्या यदि हम उस 80 लाख में निकालते हैं तो कुल 11% संख्या निकलती है। और जनजातीय समाज के लिए जब हम देखते हैं तो 89% जो जनसंख्या ORP में है वो जनजातीय समाज की निकलती है। यानी कि बनाया किसी के लिए गया था, मगर उपयोग जनजातीय समाज को ये बताने के लिए करवा दिया गया कि आप हिंदू नहीं हैं। तो इसके ऊपर एक बड़ी डेमोग्राफी बदलने की एक बड़ी योजना है जिसकी आगे चर्चा हम कर सकते हैं जी। ये इसके परिचय की दृष्टि से कि ORP क्या है। कह रहे थे आपने जिस तरह से बताया कि डेमोग्राफी चेंज की बात हो रही है और ORP की हम बात करेंगे। एक बहुत ही गंभीर विषय इसको इसलिए भी कहा जाता है कि जिस तरह से जनसंख्या या डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसका देश के संसाधनों पे, और जैसा कि अभी सतीश जी ने जिक्र किया था कि जो कानून बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि अगर आप एसटी हैं और उसके बाद आप कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्जन का किस्सा, एससी हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्जन के बाद भी ऐसे हमने कई मामले देखे हैं। यहाँ पे जितने लोग बैठेंगे उन्होंने देखा होगा, हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर कई एससीज होते हैं जो किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट होने के बाद वो अपना वो कागज़ पे अपना वो धर्म नहीं बदलते हैं, लेकिन वैसे अपना मजहब बदल लेते हैं और फायदे संसाधनों के भी लेते हैं और दूसरी तरफ अपना रिलीजन भी चेंज करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी सर कि इसका कितना असर संसाधनों पे भी होता है और डेमोग्राफी पे भी होता है, और एक तरह से देखा जाए तो भारत की संस्कृति पर भी प्रहार होता है। एक्चुअली जी ये हमारे संसाधनों पर भी कब्जा करने की एक षड्यंत्र है। संसाधनों पर कब्जा और राजनीतिक अस्थिरता लोकतंत्र में संख्या बल भी, जैसे आप सबको पता है कि संख्या बल जिसके पास ज्यादा होगा, जिस राजनीतिक दल के पास संख्या बल ज्यादा होगा, उसकी प्रभुता, उसकी सरकारें होंगी, उस पर केंद्र में सरकारें होंगी, राज्य में सरकारें होंगी। और जब डेमोक्रेटिक चेंज आता है तो उससे किसी एक राज्य में, किसी एक जिले में डेमोक्रेटिक चेंज जब आता है तो उसी की वो परमानेंट वो अपने उस सीट को उस राज्य में अपनी सरकारें बनाने में कामयाब होती है। जैसे आप देखेंगे तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक चेंज की वजह से, मुस्लिम समाज की डेमोक्रेटिक चेंज होने की वजह से वहाँ पे हमारी जो हिंदूवादी सरकारें हैं, हमारे जो सनातन समर्थक सरकारें हैं वो नहीं आ पाती हैं। इसी तरह से अगर आप असम का कुछ एरिया देखेंगे तो उसमें भी ऐसे बहुत से ऐसे ज़िले हैं जहां डेमोग्राफी बदल चुकी है। वहां ये संभव ही नहीं है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी जैसे दल उन क्षेत्रों में अपनी सरकारें ला पाए। तो ये डेमोग्राफिक चेंज की वजह से जो संसाधनों के, राजनीतिक के साथ साथ संसाधनों में भी हमारी जो कब्जा किया जा रहा है, ये भी बहुत ही चिंतनीय है। और डेमोग्राफी बदलकर वोट बैंक की राजनीति के जरिए शासन व्यवस्था को प्रभावित करने की भी कोशिशें की जाती हैं, जिससे देश की नीतियों में बदलाव आने का खतरा रहता है, जो शायद राष्ट्रहित के बजाय किसी विशेष एजेंडे से प्रेरित होता है। इसके अतिरिक्त सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर, जैसे कि आप सबने बताया कि जैसे हमारे कुछ क्षेत्र में जो मुस्लिम समुदाय के लोग जो बाहर दूसरे देशों से आके यहाँ पर रह रहे हैं, उन्होंने यहाँ की हमारी ज़मीनें, हिंदू लोगों की ज़मीनें केरला में, असम में, बिहार में ऐसा ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी जो हमारी फर्टिलिटी दर की वजह से जो हमारी डेमोग्राफिक चेंज आ रही हैं, वहाँ पे भी ऐसा हो रहा है कि हमारे और समाजों और जो धर्मों के लोग हैं उसको पीछे धकेल कर और कुछ एक ही धर्म के लोग अपना वर्चस्व जमाने का काम करते हैं। आप सबने देखा कि कैसे यहाँ हमारे हरियाणा से कुछ ही दूरी पर पानीपत के साथ जो लगता हुआ एरिया, शामली का जो एरिया था, वहाँ से पूरा हिंदू पलायन कर गया। इस वजह से किया क्योंकि वहाँ पे बाहुल्य जो समाज हुआ, वो मुस्लिम समाज ने वहाँ पर अपना कब्जा किया। और वो हाँ, जितने हमारे माइनॉरिटी में जो हमारा हिंदू समाज था, हिंदू लोग थे, उनको प्रताड़ित करके उनको वहाँ से निकालने का काम किया, जिससे डेमोग्राफी चेंज हुई और वहाँ पे केवल और केवल हिंदू वोटर ही बाकी बचा, जिससे राजनीतिक डेमोग्राफी बदली। और वहाँ पे जितने भी सांसद और एमएलए बनने का शामली में काम हुआ वो केवल मुस्लिम समाज के का हुआ। तो ऐसे निसंदेह कि जब राजनीतिक को प्रभावित करते कि ऐसे हमारे संसाधनों में भी प्रभावित करते हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि कैसे हरियाणा प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश में
योगी जी की सरकार आई तो इससे पहले कि आप सब लोगों ने मंजर देखा होगा किस तरह से वहाँ अल्पसंख्यक तो हिंदू नहीं था, लेकिन अल्पसंख्यक ही की धारणा से उनको तंग किया जाता था। अब जब भारतीय जनता पार्टी की या योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो वहाँ पे जो एक्चुअल में अल्पसंख्यक था वो बाहर निकला और उन्होंने अलग अलग प्रदेशों में जाके, जैसे आज हमारे हरियाणा में जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं वो पूरे वहाँ के जो निकले हुए लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, आज हमारे सब्जी बेचने वाले आप सब देखेंगे जाके कि जो छोटे छोटे रेहड़ियाँ लगाने वाले लोग हैं, सब्जी बेचने का काम करते हैं, छोटे छोटे काम करने वाले जो रेहड़ी और फड़ी पे काम करने वाले जो हमारे कारीगर थे, उनका काम कम हो गया। और बाहर से आने वाले जो लड़के, जो मुस्लिम समाज के बच्चे हैं, मैं देख रहा हूँ कि मैं बेसिकली झांसी से आता हूँ, तो जितने भी सब्जी बेचने वाले और फड़ी पे काम करने वाले बच्चे हैं उनका सबका कब्जा मुस्लिम समाज के बच्चों का हो गया है। ये सारी जाति जो डेमोग्राफिक जो चेंज होने की वजह से हमारे संसाधनों पे भी, हमारे यहाँ के बच्चों का, यहाँ के लोगों का जो संसाधनों पे कब्जा था उसमें भी इफेक्ट डाला। ये आपने असर किया, लेकिन इसके आगे मैं कुलदीप जी आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, जब जनसंख्या को हम देखते हैं हमारे सामने, अगर हम इतिहास का एक उदाहरण देते हैं, हम लेबनान को देखते हैं, जहाँ पहले क्रिश्चियंस जो थे वो बहुमत में थे, बहुसंख्यक थे, और धीरे 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 वहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ती गई। बाद में ये हाल हो गया कि वहाँ कितने सालों तक अनरेस्ट रहा। जब हम इस तरह की बातें देखते हैं कि बॉर्डर एरिया में, जैसा कि अभी आपने बताया कि जब लोग बदलते हैं, वहां से पलायन करते हैं, उस क्षेत्र में डेमोग्राफी चेंज होती है। साथ ही साथ जिस तरह से विनय जी ने बताया कि अभी प्रजनन दर की हम बात कर रहे थे, हिंदुओं और मुसलमानों की प्रजनन दर में भी अंतर है, और ये कन्वर्जन का भी मामला है अगर हम साथ में जोड़ते हैं। ये तमाम वो अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से डेमोग्राफी में बदलाव होता है। लेकिन ये आगे चलकर देश की सुरक्षा के लिए और देश की संस्कृति में किस तरह से तस्वीर बदलता हुआ दिखाई देता, सबसे बड़ी बात बॉर्डर एरिया में ये शुरू होता है, तो देश के अंदर तक किस तरह खतरा पैदा कर सकता है और किस जगह पे इसको कैसे रोका जा सकता है। देखिए, ये संकट खाली भारत का नहीं है। आपने लेबनान का जिक्र किया, पूरे यूरोप में अभी यही चर्चा चल रही है कि वहाँ इमिग्रेंट्स जो आए, ख़ासतौर से मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम हुई, सीरिया में जो प्रॉब्लम हुई ISIS के हमलों के बाद, तो बहुत सारे यूरोपीय देशों में तथाकथित लिबरल गवर्नमेंट्स थी और उन्होंने उनको वेलकम किया। उसके कुछ आर्थिक कारण भी थे। आर्थिक कारण ये है कि जो गोरे लोग हैं वो झाड़ू लगाना, गाड़ी चलाना, इस तरह के जो मैनुअल लेबर के काम है वो करना नहीं चाहते थे। तो उन्हें लगा कि इसी बहाने हमें जो लेबर क्लास मिल जाएगी और इमिग्रेंट्स को आने देते हैं तो सस्ता लेबर आ जाएगा और हमारे लोगों को ये सब परेशानी जो झेलनी पड़ती है लेबर शॉर्टेज की, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन कुछ ही वर्षों में उन्हें अंदाज़ा ये लगा कि हमने जिनको वेलकम किया यह सोच के कि हमारी कोई समस्या का समाधान होगा, अब वे तो बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं। और बेल्जियम हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इवन नीदरलैंड में भी हम देख रहे हैं मुद्दे उठने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां अर्बन एरियाज़ में, पर्टिकुलरली बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं, उनमें ऐसे घेटोज़ बन गए, ऐसी कॉलोनीज़ बन गई हैं जहां प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम पॉपुलेशन है और वहां अब गोरे लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, उससे पहले तो अगर हम इंडिविजुअल सिक्योरिटी की अगर हम सोचें तो ये सबसे बड़ा खतरा एक आता है। अक्सर हमारे देश में भी बहुत सारे लोग बाहर जाके कहते हैं, देश के अंदर भी कहते हैं कि भाई भारत में जब से हिंदूवादी सरकार आई है नरेंद्र मोदी जी की, तब से अल्पसंख्यक बड़े असुरक्षित हैं, मुस्लिम बहुत असुरक्षित हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी डिमांड्स आती है कि भाई मुस्लिम जब हिंदू कॉलोनी में मकान लेने जाता है तो उसे मकान लेने में कोई देने में रुचि नहीं लेता है। तो प्रश्न ये उठता है, मेरी एक मित्र से हमारे चर्चा हो रही थी, तो प्रश्न ये उठता है कि जब मुस्लिम असुरक्षित महसूस कर रहा है हिंदुओं के साथ, तो फिर वो हिंदू कॉलोनी में मकान लेने क्यों जाता है? और अगर हिंदू इतना सुरक्षित महसूस कर रहा है मुस्लिम कॉलोनी के साथ या मुस्लिम्स के साथ, या इतना अगर एग्रेसिव है, तो वह मुस्लिम कॉलोनी में घर लेने क्यों नहीं जाता है? तो असुरक्षित कौन महसूस करता है? यूरोप में, लंदन में, पेरिस में जहाँ मुस्लिम घेटोज हैं, वहाँ अगर जो बहुत एग्रेसिव कम्युनिटी मानी जाती है गोरे लोगों की, यूरोपियन लोगों की, वह भी अब डरते हैं, उनकी बच्चियां वहाँ भेजने से डरते हैं। तो ये फ़र्क जो आता है उसका पहला जो बुरा असर पड़ता है वो औरतों पे पड़ता है, बच्चियों पे पड़ता है।
उनकी शिक्षा पे पड़ता है, क्योंकि और ये खाली अन्य धर्मों की महिलाओं के लिए नहीं है, मुस्लिम समुदाय की महिलाएं सबसे ज़्यादा पीड़ित रहती हैं कि भाई तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है, तुम्हें बुर्का ही पहनना है, तुम्हें ठीक है बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं और एक पत्नी होगी, दूसरी भी आएगी, तीसरी भी आएगी, चौथी भी आएगी। तो वहाँ जो महिला को एक कमतर समझा जाता है, आधा इंसान समझा जाता है, वही माइंडसेट फिर दूसरी महिलाओं के साथ भी। तो ग्रूमिंग गैंग्स की जैसे विनय जी ने बात की है कि छोटी छोटी बच्चियों को 10-11 साल की बच्चियों को फुसलाकर उनको ड्रग्स की आदत डाल के और उनको ऐसे घरों में ले जाके कैद करना या बार बार उनको इस तरह से एक्सप्लॉइट करना। और आश्चर्य ये की बात है कि एक्सप्लॉइटेशन करने वाले जो लोग हैं वो लड़के 16 साल से लेके 80 साल तक के बुजुर्ग भी थे उसमें, और वे सब छोटी छोटी बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे। तो ये जो खतरा है ये यूरोप का भी है, अमेरिका में भी बहुत चिंता इस पे व्यक्त होने लगी है। हालांकि वहाँ आप देखिए कि कितना स्ट्रेटेजिक काम होता है कि जनसंख्या मुश्किल से 1.5% है, लेकिन उसके बावजूद 42 लोग हैं जो अमेरिका की विभिन्न राज्यों में और अमेरिका की कांग्रेस में और अमेरिका की सीनेट में 42 मुस्लिम हैं, वो चुनाव जीते हैं। और न्यूयॉर्क सिटी जिसमें सबसे ज़्यादा यहूदी रहते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा यहूदी अगर कहीं रहते किसी एक शहर में रहते हैं तो वो न्यूयॉर्क में रहते हैं, वो तेल अवीव में भी नहीं है, वो न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं। और उस न्यूयॉर्क सिटी का जो मुस्लिम है वो एक जो मेयर है जो एक मुस्लिम चुनाव जीता है। तो आप देखिए लंदन का जो मेयर है वो सादिक खान लगातार चुनाव जीत रहे हैं, लंदन इंग्लैंड के बहुत सारे शहरों में चुनाव जीत रहे हैं। तो ये एक बड़े रणनीति के तहत राजनीतिक रूप से पॉपुलेशन को अपना कॉन्सेंट्रेट करना, जनसंख्या को तेजी से बढ़ाना, अपना आपने जैसे संसाधनों की बात की, संसाधनों को कब्जे करना, जमीनों को कब्जे करना, और उसके बाद ऐसा आतंक का माहौल करना कि दूसरे लोग वहाँ ना तो रह पाएं, वो खाली करके जाएं। चाहे शामली का उदाहरण हो, चाहे लंदन के उदाहरण हो या बेल्जियम के उदाहरण हो, वो वहाँ से निकलें। और उसके बाद डिमांड करना कि हमारे इस पट्टी में हमारा कानून ही चलेगा, शरिया लॉ ही चलेगा, शरिया के ट्रेडिशन से चलेंगे, हमारे ही फेस्टिवल्स मनाए जाएंगे, तुम्हारा ना फेस्टिवल होगा ना तुम्हारे खान पान होंगे। तो पूरी तरह से आप देखिए कि आइलैंड्स बन जाते हैं जो उस देश की जो विचारधारा होती है। अब यूरोप है वो पूरा लिबरल सेक्युलर वैल्यूज के ऊपर चलता रहा, और आज यूरोप के सामने और अमेरिका के सामने, कनाडा के सामने संकट ये है कि जहां वो गेटोज बन गए हैं मुस्लिम पॉपुलेशन के वहां, और वो उनको वेलकम किया था, उन्होंने उनको शरण दी कि भाई आपको अपने देश में तकलीफ हो रही है, आप अफगानिस्तान से आ रहे हैं, सीरिया से आ रहे हैं, या आप हमारे आइए, हम तुमको पर पर्सन पर फैमिली पैसा भी देंगे ताकि आप आराम से रह सके, रहने के लिए घर भी देंगे, आपके बच्चा होगा तो पर बच्चे पे हम आपको अलाउंस भी देंगे। और उसके बावजूद स्थिति ये होती गई कि वो उन्होंने कैप्चर कर लिया, और वो बीच में एक ऐसा कट्टरतावाद और टेरर का, और पेरिस में धमाके हुए, लंदन में धमाके हुए, वो सब हमने देखे हैं, हर जगह आतंकवाद फैला है। उसके काउंटर में अब कुछ वॉइसेज उठने लगी है, लेकिन उन देशों में और उस देशों की जो जितने भी विचारक हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन सब के लिए बड़ी चिंता का विषय हो गया कि हमने जिनको वेलकम किया, जिन पे दया की, जिनके कष्ट से वो अपने देशों से भागे, और किसी और मुस्लिम देश ने उनको अपने जगह नहीं दी। अब देखिए दुनिया, हाँ 57 मुस्लिम देश है, किसी मुस्लिम देश ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं आप सीरिया में तकलीफ है तो पाकिस्तान में आ जाओ, बांग्लादेश में आ जाओ, इजिप्ट में आ जाओ, सऊदी अरब में आ जाओ, यूएई में आ जाओ। यूरोपीय देशों ने, ईसाई देशों ने उनको वेलकम किया, और नतीजा क्या निकला जो हम देख रहे हैं। रोहिंग्या म्यांमार में परेशान हो रहे हैं तो भारत में आना चाहते हैं, पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं, भारत में आके रहना चाहते हैं। भारत में आएंगे, कब्जा करेंगे, जमीनों का जो भी सरकारी खाली जमीन होगी उस पर कब्जा करेंगे, हमारे कुछ राजनीतिक उनके फटाफट आधार कार्ड बनाएंगे, वोटिंग कार्ड बनाएंगे, और उसके बाद हम देखते हैं कि वहीं से फिर टेरर के मॉड्यूल्स तैयार होने लग जाएंगे, कट्टरतावाद बढ़ेगा, कन्वर्जन शुरू होगा, महिलाओं का वहाँ से अगर कोई कॉलेज जाने वाली लड़कियाँ हैं, स्कूल जाने वाली लड़कियाँ हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू होगा। तो ये पूरा एक बड़ा नेक्सस है, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरा है, नारी स्वतंत्रता के लिए खतरा है, समाज में इक्वलिटी लाने के लिए भी खतरा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि समाज के अंदर भी अगर कोई, उनके अंदर कोई थोड़ी बहुत लिबरल वॉइस कोई खड़ी हो सकती है, वो भी इसलिए दबा दी जाती है क्योंकि ये जो बाहर से आते हैं वो कट्टरतावाद के शिकार बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि उनको हमेशा डर रहता है कि भाई मुझे यहाँ कभी भी निकाल भी दिया जा सकता है, तो वो अपराधियों का साथ देगा, वो कट्टरपंथियों का साथ देगा, वो ऐसे मदरसों में ऐसे कट्टरपंथी लोगों के साथ ज़्यादा उठेगा बैठेगा जहाँ से उसे थोड़ी सिक्योरिटी मिलती हो, और इसलिए वो उनके इशारों पे ज़्यादा काम करेगा। और अपने ही समाज के अगर कोई पढ़ी लिखी कोई महिला है जो अगर लड़कियों को पढ़ाने की बात कर रही है या महिलाओं को कह रही है कि भाई इनको पर्दा प्रथा से बाहर निकालो, तो वो उन महिलाओं के खिलाफ वो अपराध भी करेगा। तो अपराध भी बढ़ रहा है, नशा भी बढ़ रहा है, और समाज के ऊपर बड़ी चुनौती आ रही है। और वहीं से फिर राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती जो मैंने बताया कि भाई जासूसी का प्रॉब्लम है, टेरर का प्रॉब्लम है, ये सारी समस्याएं भी उससे खड़ी होती है। जी विनय जी, जिस तरह अभी कुलदीप जी ने यूरोप का एक उदाहरण दिया,
और बताया कि किस तरह से रेफ्यूजीज को उन्होंने अपने यहाँ पनाह दी, सीरिया से आए हुए जितने भी वहाँ के शरणार्थी थे उनको जगह दी। एक बड़ी अजीब सी बात है, अभी कुछ दिनों पहले एक क्लिप में देख रही थी, नेशनल न्यूज चैनल पे एक इस्लामिक स्कॉलर बैठे हुए थे और वो एंकर से इस बात पर बहस कर रहे थे कि जिन्हें घुसपैठिया कहा जाता है उन्हें नेशनल एसेट बना दिया जाए, क्योंकि वो सड़कें बनाने का काम करते हैं, वो यहाँ मजदूरी करने का काम करते हैं और वो देश के हित में और देश के प्रॉफिट के लिए काम करे। एक नेशनल चैनल पे मैंने खुद सुना और ये हैरानी की बात है कि वो ये बोल रहे हैं कि जिन घुसपैठियों को निकालने के लिए देश में काम किया जा रहा है, सरकारें काम कर रही, सुरक्षा एजेंसियां लगी हैं, उन्हें वो नेशनल चैनल पर बैठ के बोल रहे हैं कि उन्हें असेट बना दिया जाए। क्या ऐसे में ये ना माना जाए कि ये डेमोग्राफिक चेंज जो हो रहा है, जो बॉर्डर एरिया से लेके देश के अंदर तक हो रहा है, क्या ये षड्यंत्र का हिस्सा है? और इस तरह की मानसिकता को आप क्या कहेंगे? आप उसको बंद कर दीजिए। उदाहरण के रूप में समझाते हैं इसको, जैसे झारखंड में कई जिले हैं जहां डेमोग्राफी बदला, बांग्लादेशी मुसलमान आए और वहाँ के मुसलमानों में एक खास तरह का एक सिस्टम आपको देखने को मिला कि ये दुनिया के पहले ऐसे मुसलमान थे, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, जो कि शादी करने के बाद आदिवासी महिलाओं से विवाह करते थे, बड़े पैमाने पे विवाह हो रहे थे और शादी करने के बाद उनको कन्वर्ट नहीं कर रहे थे। तो मैंने भी जब सुना ऐसे 10 साल पहले तो मैं बड़ा आकर्षित हुआ कि यार ये बड़े मॉडरेट मुस्लिम्स हैं कि शादी करने के बाद तो पहला जंग वही रहता है कि कन्वर्ट हो जाओ, और कन्वर्ट करते भी हैं। कन्वर्ट करने के बिना शादी मुकम्मल नहीं है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। तो ये कौन सा समूह है मुसलमानों का कि जो विवाह करने के बाद कन्वर्ट नहीं कर रहा है? तो हम लोगों ने ऐसा डिग करना शुरू किया तो बाद में मालूम चला कि वहाँ इतनी बड़े पैमाने पे विवाह हो रहे थे कि जमाई टोला बन गए। जमाई यानी दामाद होता है बांग्ला में, और संथाल में उधर जमाई यानी दामाद होता है। तो इतने बड़े पैमाने पे शादियां हुई कि टोले बस गए, यानी मोहल्ले बस गए, गांव के गांव बस गए, जिसमें मुस्लिम बांग्लादेशी मुसलमान जो है वो शौहर है और आदिवासी जो महिला है वो ये है। तो मालूम ये चला कि वो बदलने नहीं, धर्म परिवर्तन करने का कारण ये था कि स्ट्रैटेजिक रूप से उनकी जो आइडेंटिटी है, वहाँ नियम है, कई राज्यों में नियम है कि CNT एक्ट है, जैसे वहाँ छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, तो आप आदिवासियों की जमीन नहीं खरीद सकते। तो उसको आदिवासी का स्टेटस रखने के बाद बड़े पैमाने पे जमीनों की खरीद शुरू हुई उसके नाम पे। फिर धीरे धीरे उसको चुनाव लड़ाया, ब्लॉक का, जिला परिषद का, और ताज्जुब होगा आपको कि हाल फिलहाल के समय में कई जिला परिषद जीते। फिर वो जीत गया तो फिर जमीन का कारोबार, फिर थोड़ा पॉलिटिकली एम्पावर हो गए, फिर बच्चे होने लगे, फिर एक धीरे धीरे नेटवर्क का बनना कि जो आधार कार्ड, राशन कार्ड, तरह तरह के वोटर कार्ड बना रहा है। बाद में वहीं से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो एक आतंकवादी संगठन ने प्रतिबंधित कर दिया, पहले 2018 में झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया था, अब केंद्र सरकार ने 2022 में उसको टेररिस्ट सूची में डाला। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसा टेररिस्ट आउटफिट ये सारी योजनाओं के पीछे काम कर रहा था। इसका मतलब कि ये ऑर्गेनाइज था और धर्म परिवर्तन नहीं करना ये स्ट्रैटेजी का पार्ट था। दूसरा एक आपको उदाहरण बताता हूं कि जो पॉलिटिकल अपीजमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण ये है बंगाल में कि दोनों समाज के लोग आए बंगाल, हिंदू भी माइग्रेट करके आए बड़ी संख्या में और मुसलमान भी माइग्रेट करके आए। CPM की सरकार थी और सुंदरबन, जहां बाघों का इलाका है, लोग टाइगर सफारी के लिए जाते हैं, तो आपको मालूम होगा कि सुंदरबन के जो बाघ हैं वो आदमखोर हैं। दुनिया में इस धरती पर कहीं भी बाघ आदमखोर नहीं है। अगर बाघ आदमखोर होता है तो एक्सेप्शन है, फिर उसको मारते हैं, लेकिन बाघ की पूरी प्रजाति आदमखोर हो ऐसा एकमात्र टाइगर रिजर्व सुंदरबन है। उसके पीछे की कहानी इसी इन्फिल्ट्रेशन से जुड़ी हुई है कि वहां पे सुंदरबन में बड़ी संख्या में हिंदू माइग्रेंट्स बांग्लादेश से आए थे और एक तरफ CPM की सरकार बॉर्डर खोल करके बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो मुस्लिम समाज के थे उनका स्वागत कर रही थी और सुंदरबन में मैसेकर हुआ और लगभग 15 से 20 हजार बांग्लादेशी हिंदू जो सुंदरबन में सेटल किए गए तो उनको काटा गया। ये पॉलिटिकल मैसेकर था और बाघों को पहली बार इतनी बड़ी पैमाने पे ह्यूमन फ्लेश पर्याप्त मात्रा में था कि बाघों का टेस्ट बदल गया और बाघ दुनिया में एकमात्र जगह है जहां बाघ आदमखोर है। बाघों के आदमखोर होने के पीछे पॉलिटिकल अपीजमेंट है।
ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनाने लायक है। दूसरा कि क्रिश्चियन कन्वर्जन एक मेथड है कन्वर्ट करने का, डेमोग्राफी बदलने का। हम आदिवासी क्षेत्रों में देख रहे हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं। तो उसके उनके ऊपर ये है भाई कि हम इनको एनलाइटन कर रहे हैं, हम इनको तरक्की के मार्ग पर ले जा रहे हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य का विषय ये है कि जहां से ये क्रिश्चियन मिशनरीज आती हैं, इंग्लैंड से थोड़ा पुश होता है, थोड़ा अमेरिका से पुश होता है, जर्मन मिशनरीज बड़े पैमाने पे काम करते हैं। आपको मालूम है उन देशों की स्थिति क्या है? जर्मनी में 80% क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो नया है, जो 30 साल से कम उम्र का है, वह रिलीजन में विश्वास नहीं करता है, वो नास्तिक है। अमेरिका में ये 70% है, ऑस्ट्रेलिया में ये 80% है, इंग्लैंड में ये 80% है। तो आपके दिए तले अंधेरा है साहब। आपके यहाँ नॉन क्रिश्चियंस हो रहे हैं, नई पॉपुलेशन, लगभग पूरा का पूरा चर्च बिक रहे हैं। अमेरिका आप चले जाएंगे तो चर्च बिक रहे हैं, चर्च, बहुत सारे चर्च बिकते हैं वहाँ, क्योंकि जाने वाला कोई नहीं, 15-20 सालों से कोई नहीं जा रहा है। तो आपके अपने घर में नॉन क्रिश्चियंस हो रहे हैं और भारत की आपको चिंता लगी है, भारत में तरक्की करा रहे हैं। एक अंतिम बात, अभी सतीश जी ने बड़ी अच्छी चर्चा छेड़ी 1957 और उसके बाद का जो अंग्रेजों का ये था। तो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, अंग्रेजों को बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि 1857 से पहले कि हम भारत को समझ गए। एकाएक क्रांति हो गई। क्रांति एक भ्रांति से फैली, छोटी सी भ्रांति कि भाई गाय की चर्बी है, सुअर की चर्बी है, और उस भ्रांति से क्रांति हो गई। क्रांति इतनी बड़ी हो गई कि आधे अंग्रेज काट दिए गए। भारत में जितने अंग्रेज थे, आधे अंग्रेज काट दिए गए। उनको फिर लगा कि यार भारत को समझ नहीं पाए, तो भारत को रीमैप करना था उनको, भारत को फिर से समझने का प्रयास किया। 3 आइडियाज, 57 की क्रांति 3-4-5 साल चली थी, उसका असर था। तो 65 से 60 के बाद ये शुरू हुआ, 62 के बाद, और 65 के बाद 70 से मैच्योर होना शुरू हुआ। 3 काम उन्होंने किया। एक, गजेटियर्स बनाए, दूसरा कास्ट सेंसस किया, और तीसरा लिंग्विस्टिक सर्वे किया। बाद में लिंग्विस्टिक आधार पर झगड़े बढ़े, भाषाई झगड़े बढ़े। बाद में कास्ट, नए कास्ट बनने लगे। तो जैसा आपने कहा कि 71 के सेंसस को नकार के 81 का सेंसस को पहला सेंसस मानते हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने नए नए कास्ट गढ़ने शुरू किए। आज जो बहुत सारी जातियां आप देखते हैं, तो हजारों ऐसी जातियां हैं जो भारत में नहीं होती थी, उनका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ, और आज वो विजिबल उनका इंपैक्ट है। तीसरा, गजेटियर का ये असर था कि मान लीजिए कि हमारा ये हिसार जिला है और यहाँ डीएम, कलेक्टर और एसपी हैं, तो वो क्या करेगा, आने से पहले उसकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में क्या होगा? ट्रेनिंग में वो 2 चीजें पढ़ेगा। एक, कास्ट सेंसस पढ़ेगा, यहाँ कितनी जातियां हैं, कौन कौन सी जातियां हैं, और उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड कितना है, कितनी जातियां किस संख्या में है। दूसरा, गजेटियर पढ़ेगा। तो गजेटियर में जातियों के स्वभाव के बारे में विवरण है। फला जाट है तो इनका यह स्वभाव है, अच्छा बुरा दोनों। फला वाल्मीकि है, उनका यह स्वभाव है। तो कलेक्टर से जब आप इस जिले में मिलने जाते थे अंग्रेजों के समय में, तब उसके दिमाग में, अच्छा फला है तो फला जाति से हैं, तो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड कितना है, आपकी संख्या कितनी है जिले में। और दूसरा, गजेटियर के हिसाब से वो ये जानता था कि आपका टेम्परामेंट क्या है, जातिगत स्वभाव क्या है, और उसी हिसाब से वो डील करता था। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में ये तीनों का, गजेटियर, कास्ट सर्वे और लिंग्विस्टिक सर्वे, गजेटियर सबसे अनसंग विलेन है, उसमें कास्ट सर्वे का ज्यादा हम लोग जिक्र करते हैं, लेकिन तीनों का उपयोग हुआ भारत को। लेकिन जब वो भारत को समझने लगे थे, तब तक वैश्विक परिस्थितियां ऐसी उनके अनुकूल नहीं थी, उनको जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने भारत को ठीक से समझ करके, मतलब कि डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड बेनिफिट की पॉलिसी उन्होंने शुरू की। उसमें ये कन्वर्जन उन्वर्जन, ये सारे उसके हिस्से थे। आपस में विभेद पैदा करना, ये उसके पार्ट थे। जी, क्योंकि ओआरपी का विषय हम अभी बात कर रहे थे सतीश जी से, तो और समय की भी सीमाएं हैं, अगला सत्र भी शुरू हमें करना है। तो मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि ओआरपी जो हम बात कर रहे हैं, वो डेमोग्राफी चेंज में टूल की तरह कैसे इस्तेमाल होता है, और इसी में आप मुझे ये भी बताइए, जितनी समस्याएं हैं हमने बातचीत की है, चाहे वो सीमा पर घुसपैठिए हों या कन्वर्जन हो, सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? जी, जैसा पहले मैंने जानकारी दी थी कि
80 लाख लोगों ने 2011 की जनगणना में कहा ORP टिक किया, हम हिंदू नहीं हैं बताया। यदि वो परसेंटेज में निकालें तो 0.66% होते हैं। अब जहाँ पर 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर 80 लाख थोड़ा बहुत बड़ी समस्या नहीं लगती। तो फिर इस पर बात क्यों कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता क्या है, वो उतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया ये विषय। तो उसको देखते हैं जब, तो इसके ग्रोथ का जो रेट है वो समझाता है कि वो इतना महत्वपूर्ण और बड़ा विषय क्यों है। 1951 की जो आज़ाद भारत की पहली जनगणना है, तब से देखें अभी तक 2011 तक, तो मुस्लिम जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो 45% है, और ORP की जनसंख्या में यदि हम वृद्धि देखते हैं उसी जगह, तो वो 53.49% होता है, यानी मुस्लिम जनसंख्या से ज़्यादा। आपको मैं 2011 में की जनगणना के हिसाब से एक आंकड़ा देता हूँ, वो आपको चौंकाएगा। मध्य प्रदेश में 2001 के बाद 2011 के बीच ORP का जो वृद्धि हुई वो हुआ 1223%। फिर छत्तीसगढ़ में जो ORP की वृद्धि हुई वो है 2747%। ये इतने बड़े आंकड़े हैं कि ये ऑर्गेनिक ग्रोथ हो ही नहीं सकता जब तक कोई एक्सटर्नल ताकत इसको बढ़ाने में न लगे। तो ये एक्सटर्नल ताकतें कौन हैं और क्यों बढ़ा रहे हैं, ये प्रश्न भी उठता है। तो एक्सटर्नल ताकतों में पहली चर्चा तो अभी थोड़ी देर पहले रतन सारडा जी कर रहे थे, वो थे कल्चरल मार्क्सिस्ट फोर्सेस। उनको अलग अलग पहचानें क्रिएट करनी, उन पहचानों को बड़ा करना, आपस में लड़ाना, वो उनका तरीका है, वो उनका मोड ऑफ ऑपरेंटिस वही है। तो वो एक कारण है कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद कल्चरल मार्क्सिस्ट फोर्सेस ने इस डिवीज़न को बढ़ाया, ORP को बढ़ाने में अपनी भूमिकाएं निभाई। दूसरी ताकत जो जिसने ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाई वो है ये प्रसारवादी अपनी ईसाई शक्तियाँ। ये क्यों भूमिका निभा रही हैं, उसके पीछे उनका क्या स्वार्थ है, तो थोड़ा ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत संक्षेप में इसको समझते हैं कि सपोज़ मैंने कहूँ आपको कि आप ईसाई बन जाइए, अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लीजिए आप और ईसाइयत में आइए, तो आपको तुरंत अपनी जड़ों से कटना, अपनी मूल पहचान से कटना बहुत आसान नहीं होगा। आप तुरंत ये डिसीजन नहीं लेंगे। लेकिन हम भारतीय, चाहे वो अंग्रेज़ों के कारण हो, जैसा अभी विनय जी कह रहे थे, गैजेटियर का भी उदाहरण उन्होंने दिया, तो हम पता नहीं कैसे अपनी छोटी छोटी पहचानों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील और बहुत ज़्यादा उसके लिए हमारा भाव जुड़ गया है। मुझे कोई कहे सतीश जी आप ब्राह्मण हैं, मेरे कॉलर में खड़े कर लेता हूँ, हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। आप श्रेष्ठ हैं, हाँ बिल्कुल मैं श्रेष्ठ हूँ। आप क्षत्रिय हैं, हाँ बिल्कुल मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हमारी जो ये छोटी छोटी पहचानें हैं, उन पहचानों के प्रति हम भारतीय इतने ज़्यादा संवेदनशील हैं कि उनको इग्नाइट करना, उनको उनके आधार पर हमें भड़काना बहुत आसान हो जाता है। तो यही तरीका लगाया ईसाई मिशनरियों ने। उन्होंने तय किया कि एक 2 स्टेप थ्योरी बनाई उन्होंने काम करने की। 2 स्टेप फॉर्मूला क्या है उनका, तो पहले स्टेप में व्यक्ति को उसकी जड़ों से, मूल से तोड़ो, उसे पहचान, उसकी छोटी पहचान के प्रति सजग करो कि भाई तुम आदिवासी हो, तुम हिंदू नहीं हो। हिंदुओं ने तो तुम्हारे ऊपर अत्याचार किए, तुमको जंगलों में खदेड़ दिया, तुमको पिछड़ा उसने बनाया, तो तुम आदिवासी हो, तुम हिंदू नहीं हो। तो उनकी पहले आदिवासी पहचान मजबूत की और फिर उसको ORP में टिक कराया, जैसे हमने देखा ही। अब जब एक बड़े समूह से वो कट गया, अपनी जड़ों से वो व्यक्ति कट गया, तो जब वो एक जिस स्टेट ऑफ माइंड में वो है, तो उसको अब अपने में जोड़ना बड़ा आसान हो गया। तो सेकेंड स्टेप में उसको ईसाई बनाया। अब मैं ये केवल थ्योरेटिकली कह रहा हूँ बातें, ऐसा लग सकता है कि ये तो सामान्य थ्योरी ही है। तो मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ, उससे आपको ये ध्यान में आएगा कि ये एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। तो मेघालय में 1951 की जनगणना में ORPS में टिक करने वाली संख्या थी 58% और ईसाई जनसंख्या थी 23%। और 2011 की जनगणना में वो जो ORPS 58% था वो घटकर आ गया 8% और जो ईसाइयत 23% थी वो हो गया 74%। पहले उस जगह पर ORP बढ़ाते हैं और फिर अगले चरण में वो ORP घटता है और ईसाइयत की संख्या बढ़ती है। नागालैंड में तो उसको तो अंग्रेजों ने ही उनको एक अलग नागा ट्राइब्स का अलग धर्म कोड दिया, तो 98% जो नागा थे वो हिंदू पहचान से एक झटके में कट गए।
1951 में ओआरपी में टिक करने वाली संख्या थी नागालैंड में 60% और ईसाई जनसंख्या थी 35%। आज वहाँ पर ओआरपी केवल 10% है, ईसाइयत 90% है। ये है 2 स्टेप थ्योरी। अच्छा, तो ये 2 स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप कहाँ हो रहा है? तो फर्स्ट स्टेप हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। तो आपको एक झारखंड का मैं डाटा बताता हूँ, आप घबरा जाएंगे यदि सही ढंग से उसको समझ पाए तो। झारखंड में 2011 की जनगणना में 32 तहसीलें ऐसी हैं जहां पर ओआरपी यानी मैं हिंदू नहीं हूं कहकर टिक करने वालों की संख्या 50% से अधिक है। ऐसे 32 तहसीलें। 66 तहसीलें ऐसी हैं जहां हर चौथा व्यक्ति ने टिक किया कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं ओआरपी में टिक करता हूं। 11 तहसीलों में संख्या तो ऐसी है 80% लोगों ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हम ओआरपी हैं, अदर रिलीजन हैं। 2 तहसीलें ऐसी हैं जहां 90% से अधिक लोगों ने ओआरपी में टिक किया। अब आप उस 90% के बाद आप वहाँ की ईसाई जनसंख्या जब जोड़ते हैं, वहाँ की जब मुस्लिम आबादी जोड़ते हैं, तो वहाँ की भयानक डेमोग्राफी की आप कल्पना कर सकते हैं। 90 प्लस और तो 2-3% शायद वहाँ हिंदू शेष बचते हैं। ये वहाँ की स्थिति है। वही हाल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मैंने बताया ही, 1323% मध्य प्रदेश में वृद्धि हुई और छत्तीसगढ़ में 2747% वृद्धि हुई। तो ये एक उनका तरीका है बड़े लंबे समय तक। एक छोटा सा विषय मैं और जोड़ दूं, ये इंटरनल सिक्योरिटी से भी कैसा जुड़ता है। जब हमने इस बारे में थोड़ी शोध की कि ये ओआरपी की ग्रोथ रेट का जो रीज़न है वो कहाँ कहाँ है, तो हमने जब उसके डॉट्स लगाए तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो बिल्कुल सिमिलर थे, बिल्कुल पैरेलल उसके साथ ही साथ थे। जो रेड कॉरिडोर जो नक्सल बेल्ट है, अभी तो खैर हम नक्सल मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, मगर जो रेड कॉरिडोर है बिल्कुल सिमिलर है उसके जो ये जहाँ पर ओआरपी बढ़ता है। एक और आपको एक होमवर्क देता हूँ, जरा इस पर आप सर्च करिएगा जरा। जो अपना चिकन नेक है जो जोड़ता है शेष भारत और पूर्वोत्तर को, उस चिकन नेक के पास आसपास ओआरपी की संख्या बहुत तेजी से लगभग 550% की वृद्धि वहाँ पर देखी गई। तो आप इसको कल्पना करिए कि वो क्या उसका रिलेवेंस है। तो बिल्कुल योजना करके जिले चुनना, योजना करके क्षेत्र और प्रांत चुनना, और इस तरह से एक ओआरपी बढ़ाकर, जैसा मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि बाहर का कोई अपने घर में आता है, वो एक बड़ी चुनौती है ही निश्चित रूप से, लेकिन हमारे घर के लोगों को कोई यदि हमारे विरोध में खड़ा कर दे तो वो बड़ी समस्या है, क्योंकि उन पर तो आप तलवार भी नहीं चला सकते। तो ये एक ओआरपीएस एक बड़ी चुनौती है। तो इस पर हमने बड़ा शोध किया है। यदि मैं अंत में अपनी बात इससे समाप्त कर दूंगा कि यदि आप इस पर कुछ लिखना चाहते हैं, हमने 2 पुस्तिकाएं भी बनाई है इस पर, यदि आप उस पर और कुछ लिखना चाहते हैं तो हमारा सभी पूरा रॉ डाटा जो हमने रिसर्च किया है इस पर, वो आपको हम उपलब्ध करा देंगे। दोनों पुस्तिकाएं भी आपको उपलब्ध करा देंगे। उस पर यदि आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं, उस पर आप यदि कोई और किताब लिखना चाहते हैं, कोई यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हैं, तो सारा डाटा आपको हम अवेलेबल करा देंगे। मुझसे आप वो डाटा ले सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है, जैसे बांग्लादेश का घुसपैठ उसी तरह की, बल्कि उससे कहीं बड़ी भी। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत हैं, उस पर अभी हम समय की कमी के कारण बात नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि समय की कमी है, यह चर्चा और भी आगे जा सकती थी। कई ऐसे पहलू हैं जिस पे हमें आगे बात करते रहना चाहिए, और मैं ऐसी अपेक्षा रखती हूँ कि आने वाले समय में ऐसे और सेमिनार्स होंगे, ऐसे और कार्यक्रम होंगे जिनमें इन विषयों पर खुलकर बोला जाएगा, ताकि कॉलेज के बच्चे भी ये जान सकें और आने वाली पीढ़ियाँ इस चीज़ को समझ सकें और जान सकें, ताकि समस्या का समाधान भी निकाला जा सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्योंकि अगले सत्र का समय हो रहा है, तो इसके लिए अब हम इस सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।